नमस्कार दोस्तों, मैं परवेश कुमार सिन्हा आप सभी को हिंदी जंक्शन पर स्वागत करता हूं और वेलकम करता हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक भर्ती जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, फॉर्म फिर हो रहा है, उसी का अगर आप टीजीटी पीजीटी यानी 6 से लेकर 12 तक हिंदी विषय के किसी भी वर्ग का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसमें हम अभ्यास सेट 8 करने वाले हैं। 7 अभ्यास सेट जो है हो चुका है, ये 8वां अभ्यास सेट है, तो इसको आप अंत तक देखिएगा। इसमें जो बीपीएससी के अनुसार टीजीटी पीजीटी के 80 प्रश्नों का अभ्यास कराया जाएगा। आप अगर हिंदी विषय के किसी भी वर्ग का तैयारी कर रहे हैं, चाहे 6 to 8 हो या 9 to 10 हो या 11 to 12 को हो, सभी का सिलेबस एक जैसा है, तो सभी को ध्यान में रखते हुए ये जो है अभ्यास सेट बनाया गया है, तो उसी को लेकर आज उपस्थित हुए हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न हम लोगों के बीच है। आप लोग अगर मेरे जितना क्लास हुआ है और जितना प्रैक्टिस सेट हुआ है सारा का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो 249 रुपये का रजिस्ट्रेशन करवा दें, ताकि आप लोगों के मोबाइल पे जितना अभी तक क्लास हुआ है सारा का नोट्स और जितना प्रैक्टिस सेट हुआ है और जितना होगा सभी का जो है पीडीएफ आपके मोबाइल पे भेज दिया जाएगा। तो जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं वो करवा दें, और जो करवा चुके हैं वो जो है पीडीएफ भेजा गया है उसका रिवीजन करें, क्योंकि अब हम लोगों के बीच मात्र जो है 20 दिन समय बचा है। तो ये 20 दिन जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें आप लोगों को जो है स्मार्ट स्टडीज करने की ज़रूरत है, ताकि आप लोग जो ये है 20 दिन में अच्छे से तैयारी कर चुके। छठ पूजा बीत चुका है, अब जो है हम लोग को सिर्फ तैयारी में लगे रहना है, परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हम लोगों के पास समय बहुत कम है, मात्र 20 दिन बचा है। तो ये 20 दिन आप लोगों को जो है समर्पित होकर तैयारी में जुटना होगा, क्योंकि असफल होकर रोने से अच्छा है उन आंसुओं को हम जो है अपनी तैयारी में लगा दें, ताकि हम जब सफल होंगे तो आंखों से आंसू की जगह खुशी के फूल झड़ सकें। तो आप लोगों को जो है अपनी पूरी ताकत झोंक देनी है, ताकि आप लोगों का रिजल्ट बेहतर हो सके। तो जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं करवा दें। 249 रुपया हमारे नंबर 7261815307 पे फ़ोन पे या गूगल पे करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दें, तो हम इधर से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अकविता आंदोलन से जुड़ा हुआ है? आपको बताना है इसमें से कौन जो है कवि हैं अकविता आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प ग हो जाएगा। सौमित्र मोहन जो हैं अकविता आंदोलन से जुड़े हुए थे। ये प्रश्न जो है पिछले बार पीजीटी में पूछा गया था, उत्तर प्रदेश पीजीटी में, वहीं से मैं ये प्रश्न को संग्रहित किया हूँ। चलिए आगे से हमारे प्रश्न को आप लोग देखिए कि कौन सा प्रश्न है। आप लोग जो है प्रश्नों का अंत में जवाब दीजिएगा कि कितना 80 में कितना आपका सही हुआ है। ईमानदारी से दीजिएगा ताकि हम लोग समझ सकें कि आपका तैयारी कैसा चल रहा है। पिछले सेट था उसमें भी आप लोगों का अच्छा स्कोरिंग रहा था, हाईएस्ट जो है 76 नंबर गया था। तो देख रहे हैं कि कितना जो है आप लोगों का कंपटीशन है, तो आप लोग को और मेहनत करना है ताकि अच्छा रिजल्ट हो सके। तो अंत में जो है आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपका 80 में कितना सही हुआ है, ताकि हम समझ सकें, और दोस्तों में से ज़्यादा शेयर करते रहें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सके। बिंबवाद का संबंध इनमें से किस आचार्य से है? बिंबवाद ये पाश्चात्य काव्यशास्त्र से प्रश्न बनाया गया है। बिंबवाद का संबंध किस आचार्य से है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। एजरा पाउंड का संबंध बिंबवाद से है, और इसी में जो है ह्यूम जो हैं बिंबवाद के प्रवर्तक वो भी हैं। तो दोनों का नाम रहता है, कहीं ह्यूम रहता है तो कहीं एजरा पाउंड रहता है। तो दोनों को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि दोनों का नाम आता है बिंबवाद में। तो एजरा पाउंड और टी.एस. ह्यूम को दोनों को आप ध्यान में रखिएगा, ताकि आप लोग परीक्षा में अच्छे जो है अंक ला सकें। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिनकर काव्य की विशेषताएं कौन सी नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन सी विशेषता जो है दिनकर की काव्य की नहीं है, यानी दिनकर के काव्य में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो यहाँ देखिए विकल्प यहाँ का जो है जातिवादी व्यवस्था का विरोध किया है, बिल्कुल किए हैं। व्यक्ति स्वतंत्र की प्रतिष्ठा यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा किए हैं, ऐसा नहीं किए हैं। ये
युद्ध का तात्विक चिंतन और शोषण का विरोध किए हैं, बिल्कुल किए हैं। राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम का संदेश दिए, बिल्कुल दिए हैं। तो इसका जो है सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा। स्वतंत्र की प्रतिष्ठा नहीं किए हैं, विकल्प ख सही हो जाएगा। दिनकर का जन्म जो है 1908 ईस्वी में हुआ था। उर्वशी के लिए जो इन्हें 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों के बीच आ चुका है। मानव प्रवृत्तियों अथवा मनोविकारों को पात्र के रूप में उपस्थित कर नाटकीय द्वंद्व की सृष्टि करने वाला जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक है? आपको बताना है कि मानव प्रवृत्तियों अथवा मानविकारों के पात्र के रूप में उपस्थित कर नाटकीय द्वंद्व की सृष्टि करने वाला जयशंकर प्रसाद का नाटक है। कौन सा नाटक उनका जो है ये आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं। तो अगर आप लोग प्रश्नों को अच्छे से पढ़िएगा तो उसका जो है अर्थ यहीं पे छिपा हुआ है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो सही से बता सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प ख हो जाएगा। कामना में जो है मनोभावों को जो है पात्र के रूप में उपस्थित कर नाटकीय द्वंद्व की सृष्टि किया गया है। मानव की जो प्रवृत्तियां हैं उसको पात्र के रूप में यहाँ चित्रित किया गया है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि प्रकाशन वर्ष किसका क्या है? तो यहाँ देखिए 1921 ईस्वी में विशाख का प्रकाशन हुआ था। 1927 में जो है कामना का, सज्जन जो है 10 में आता है, आपको पता है। प्रायश्चित जो है 1913 में आता है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। हो सकता है सजाने के लिए दे दे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 5वां प्रश्न है शरद जोशी द्वारा रचित निबंध हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा निबंध शरद जोशी द्वारा रचित है या शरद जोशी द्वारा लिखा गया है, आपको ये बताना है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो आप लोग को जो है नोट्स में पढ़ाया जा चुका है। अगर आप लोग वहाँ देखे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। यत्र तत्र सर्वत्र ये भी इनकी रचना है। जीप पर सवार इनिया ये भी इनकी रचना है। राह किनारे बैठ ये भी इनकी रचना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। अब देखिए यहाँ प्रकाशन वर्ष भी पूछ सकता है। तो इसका प्रकाशन जो है 2000 ईस्वी में हुआ था। जीप पर सवार इनिया का प्रकाशन जो है 1971 में हुआ था। राह किनारे बैठ जो है उसका प्रकाशन हुआ था 1972 में। तो ये चीज़ें आपको जो है ध्यान में रखना होगा ताकि चीज़ें को आप लोग अच्छे से समझ सकें, एग्जाम में जो है अच्छे ढंग से आंसर कर सकें। हो सकता है सजाने के लिए दे दे कि कर्मवाई सजाइए, तो इस तरीक़ा से प्रश्न पूछ सकता है। तो ये जो अभ्यास सेट कराया जा रहा है ये सभी दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण है। मैंने आपके लेवल का क्वेश्चन यहाँ सिलेक्शन किया हूँ ताकि आप लोगों का तैयारी उस ढंग से हो सके। अगर आप टीजीटी का तैयारी कर रहे हैं या पीजीटी का कर रहे हैं तो दोनों में ये जो है बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि दोनों को ध्यान में रखते हुए जो है हम बनाए हैं। लेकिन मेरा मेन फोकस है पीजीटी, ताकि पीजीटी का आप तैयारी कीजिएगा तो टीजीटी खुद ब खुद हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सिलेबस एक जैसा है। ये जो प्रश्न हम यहाँ समाहित किए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने ऐसे वैसे प्रश्नों को वहाँ समाहित नहीं किया है जो आपकी समय को बर्बाद करे, वरना हम चाहते तो आराम से 2-3 प्रैक्टिस सेट करवा सकते हैं एक दिन में। लेकिन प्रश्न को बनाने में समझने में समय लगता है, तो हम जो है प्रत्येक दिन अब जो है रात को 9 बजे से प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा ताकि आप लोगों का तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। और बीच बीच में जो है कल से हो सकता है व्याकरण का हम लोग सेक्शन जो बाकी है उसको महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उसको देखेंगे, और बीच में जो उपन्यास नाटक से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको भी देखेंगे। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, साथ साथ हम लोग चीज़ों को देखेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। तो समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है चीज़ें को देखेंगे। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और अंत तक वीडियो के बने रहिए। अंत में हमें बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। 6ठा प्रश्न है निम्नलिखित में से रामविलास शर्मा की पुस्तकें हैं। आपको बताना है इसमें से कौन सी पुस्तकें रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। प्रेमचंद और उनका युग ये भी उनकी रचना है। परंपरा का मूल्यांकन थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। मूल्यांकन ये भी उनकी रचना है। निराला का साहित्य साधना ये भी उनकी रचना है। तो तीनों जो है रामविलास शर्मा की रचना है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। निराला की साहित्य साधना के लिए उन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे से स्कोरिंग कर सकें, आंसर कर सकें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आप लोग जब एग्जाम में जाइएगा तो पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा ताकि आप लोग जो है जानते हुए जो प्रश्न है उसका आंसर गलत ना कर सकें और अच्छे से आंसर करके आ सकें। क्योंकि कभी कभी हम दरअसल एग्जाम में देखते हैं कि जो है जानते हुए
कई लोग गलत जो है आंसर करके चल आते हैं और बाद में अफसोस करते हैं। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि आप लोग के साथ भी वही घटना हो। तो आप लोग 2 से 3 बार प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, समझिए, उसके बाद जो है आंसर कीजिए। 7वां प्रश्न है, लक्ष्मीदासन निम्नलिखित में से किस उपन्यास की पात्र है? आपको बताना है लक्ष्मीदासन जो है किस उपन्यास की पात्र है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प क हो जाएगा, मैरा आचर उपन्यास का पात्र है। इसका प्रकाशन जो है 1954 में हुआ था और इसके रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु जी थे। ये आपको ध्यान में रखना है। इसका जो केंद्र बिंदु जो है मेरीगंज गांव है, जो कहाँ पड़ता है, पूर्णिया जिले में पड़ता है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना। पूर्णिया कहाँ है? तो बिहार जिले में है, बिहार राज्य में है, सॉरी बिहार राज्य में है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा ताकि आप लोग आंसर अच्छे से कर सकें। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सही सुमेलित कीजिए। ये जो पत्रिका है इसको जो है उनके संपादकों के साथ सुमेलित करना है। तो आप लोगों के पास विकल्प है, सही विकल्प जो है मैदान करते हुए इसका जो है सही से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं सबसे पहले जो है आनंद कादम्बिनी जो है, आनंद कादम्बिनी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन का है। समलोचन जो है चंद्र शर्मा गुरेरी, भारतेंदु जो पत्रिका है राधाकृष्ण का है। बाराबोधनी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। तो इसका देखिए कौन सा विकल्प सही है। तो विकल्प ख सही लग रहा है, तो इसी को आंसर करते हैं, विकल्प ख सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक कहीं सा हो गया है तो उसको जो है PDF में सुधार कर आपको कल जो है प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और जो जिसके पास PDF जो है अभी तक नहीं पहुंचा है तो जो है रात को पहुंच जाएगा। कुछ लोगों के बीच बाकी है तो चला जाएगा सारा PDF। 9वां प्रश्न है, नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है और उसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थबोध और इस यथार्थ को लेकर चलने वाला वह विराट मध्य और निम्न मध्य वर्ग है जो अपनी जीवन शक्ति से आज के दुर्दांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है। उपयुक्त कथन किस लेखक ने नई कहानी के संदर्भ में कहा है? यानी आपको बताना है कि ये जो कथन है किस लेखक का है जो नई कहानी के संदर्भ में जो है सभी के सामने उकेरा है, लाया है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, कमलेश्वर ने कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 10वां प्रश्न है, नया लेखक उससे डरता है, पुराना घबराता है, पंडित सिर हिलाता है, वे पुराने की गुलामी पसंद नहीं करते और नवीन की गुलामी तो उनके लिए एकदम असहाय है। उपयुक्त कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस लेखक के लिए कहा है? यानी किसके बारे में ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कह रहे हैं ये आपको बताना है। ये ऐसा जो है किनके बारे में ये बात कह रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल के संबंध में ये बातें कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशन वर्ष से सुमेलित कीजिए। यानी आपको किसका कब प्रकाशन हुआ था ये चीज़ों को देखते हुए आपको जो है सुमेलित करना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए भारत भारती जो है 1912 में हुआ था, जूही की कड़ी 1916 में हुआ था, कामायनी जो है 35 में है, प्रिय प्रवास जो है 14 में है। कामायनी का कहीं कहीं जो है 36 भी दे देता है, तो चीज़ें को ध्यान में रखिएगा, दोनों में से एक ही होगा। 35 रहेगा तो 35 आप जो है प्रेफर कीजिएगा। 11वां का जो है सही आंसर विकल्प घ हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। 12वां प्रश्न है, मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी है? आपको बताना है ये जो पंक्तियाँ हैं किसकी है, आपको बताना है कि ये जो पंक्ति है किसकी है। तो ये जो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की ये पंक्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म असंगत है आपको बताना है। तो रोज जो है, रोज का पात्र मुन्नी नहीं मार, यहाँ जो है मारती होगा। उसने कहा था सुबेदारनी सही है, कहानी के पलट भगजोगनी सही है, सिक्का बदल गया सहानी सही है। तो इसका जो सही आंसर विकल्प क हो जाएगा, क्योंकि असंगत पूछ रहा है तो असंगत जो है रोज का जो है मारती है। अब देखिए यहाँ आता है कि रोज जो है पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो गैंग्रीन नाम से प्रकाशित हुआ था। कब? 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके रचनाकार कौन हैं? तो अज्ञेय हैं। ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा ताकि प्रश्न कहीं से पूछे तो आप लोग अच्छे से जवाब दे सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। उसने कहा था इसका प्रकाशन 1915 में हुआ था।
इसके रचनाकार जो है चंद्रधर शर्मा गुरेरी जी हैं। कहानी के प्लॉट जो है शिवपूजन सहाय का है, सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती का है। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर सटीक व्यंग है? यानी कौन सी रचना में भारतीय प्रशासन व्यवस्था पे व्यंग किया गया है? आपको बताना है कि कौन सी वो रचना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ वो कहानी है जो व्यंग्यात्मक कहानी है। तो आप लोग इसका सही आंसर कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है जामुन का पेड़ है, जिसके रचनाकार जो हैं कृष्णचंद्र हैं। कृष्णचंद्र इसके रचनाकार हैं। ये यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती का है, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा का है, कहानी का प्लॉट शिवपूजन सहाय का है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जा सकता है। भारतीय प्रशासन व्यवस्था पे एक और कहानी है, हरिशंकर परसाई का व्यंग है भोला राम का जीव। भोला राम का जीव ये भी जो है प्रशासन व्यवस्था पे व्यंग करता है। तो ये दो कहानी जो है प्रशासन व्यवस्था पे व्यंग करता हुआ दिखाया गया है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 15वां प्रश्न है, इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षी पाल देता है, उपयोग के लिए गाय और घोड़ा पाल देता है, उसी प्रकार वह एक स्त्री को पालता है तथा पालित पशु पक्षियों के समान ही वह उसके शरीर और मन पर अधिकार समझता है। उपयुक्त कथन जो है किसका है? ये जो कथन है किसका है आपको बताने हैं। विकल्प आपके सामने हैं। इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा। महादेवी वर्मा का ये कथन है जो इस कथन के प्रस्तोता हैं। महादेवी वर्मा जो हैं छायावाद के जो हैं कवि हैं, प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। तो ये चाहे यामा के लिए जो है इन्हें यामा पुस्तक के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो ये सारी चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? यानी जन्म के अनुसार जो है रचनाकारों को सजाना है। कौन से रचनाकार जो है सबसे पहले रहेंगे, ये सारी चीज़ को देखना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क होगा, क्योंकि 1851 में जो है राजा श्रीनिवास दास का, प्रेमचंद का जो है 1880 में हुआ था। अमृता नागर का जो है 1916 में है। कमलेश्वर का जो है 1932 में है। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। तो इसका सही आंसर विकल्प का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सके और हमें एक उत्साह मिल सके। तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अंत में बताइएगा कि कितना आपका सही हुआ है। ईमानदारी से बताइएगा। मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी, गुजराकिका में कौरव वंश को लपेट कर सूखी लकड़ी सी तोड़ डालेगी। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी है? ये जो पंक्तियाँ हैं किसकी है आपको बताने हैं। विकल्प के अनुसार आपको सही विकल्प चुनना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। धर्मवीर भारती जो है अंधा युग जब लिखते हैं उसी में ये चीज़ों को जो है चीज़ों को समाहित किए हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। बैठे हुए सुगत आतप में मृग रोमंथ करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्ध विचलते हैं। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी है? बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्ध विचलते हैं। उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर की है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से है? आपको बताना है किस आलोचक का संबंध मार्क्सवाद से है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये प्रश्न थोड़ा सा पीजीटी में बार बार पूछा गया है, 2-4 बार पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में भी, हरियाणा में भी। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग अच्छे से देखिए। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। शिवदान सिंह चौहान जो हैं मार्क्सवाद यानी प्रगतिवाद का इनमें प्रगतिवादी आलोचक माने जाते हैं। तो ये चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 20वां प्रश्न है, शुक्र जी ना तो भारत के रूढ़िवाद को स्वीकार किया ना पश्चिमी व्यक्तिवाद को। उपयुक्त कथन किसका है? उपयुक्त कथन किसका है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं।
तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। रामविलास शर्मा का ये कथन है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी असंगत है? कौन सी असंगत है आपको देखना है। तो यहाँ देखिए जन्म दिया गया है, तो आपको देखना है कि कौन सी असंगत है। तो देखिए श्रीधर पाठक का जन्म 1859 ईस्वी में हुआ था, बिल्कुल सही है। प्रेमचंद का जन्म 1888 में हुआ था, ये गलत है, 1880 में हुआ था, 31 जुलाई 1880 को। मैथिली चंद्रगुप्त 1886 सही है। रामनरेश त्रिपाठी 1889 सही है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। प्रेमचंद जो है असंगत है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। 22वां प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रसाद की नाटकों का सही अनुक्रम है। प्रसाद के जो है नाटक का सही अनुक्रम क्या है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं किसका कब प्रकाशन हुआ। स्कंदगुप्त का हुआ है 28 में 1928 में। ध्रुव स्वामी का हुआ 33 में। एक घुट का हुआ है 30 में। चंद्रगुप्त को हुआ है 31 में। अब सजा दीजिए कौन सा पहले आएगा। तो सबसे पहले 1 आएगा, उसके बाद जो है 3 आएगा, उसके बाद जो है 4 आएगा, उसके बाद 2 आएगा। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा। 1 3 4 2। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 23वां प्रश्न है, सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। उपरोक्त कथन काव्य पंक्तियां की कवि उपरोक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की है। किस कवि की है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो ये PDF में सुधार दिया जाएगा। किस कवि की ये पंक्तियां हैं आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। अमीर खुसरो की ये पंक्तियां हैं जो पहरियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। ये जो है आदिकाल के कवि हैं, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा, आदिकाल के कवि हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया है। तुलसी के विषय में उपयुक्त कथन किसका है। तुलसीदास के संबंध में ये जो कथन है किसका है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा। रामस्वरूप तो चतुर्वेदी का ये कथन है। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। 25वां प्रश्न है, हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है। यानी किस अनुच्छेद में संस्कृति के वहन का दायित्व दिया गया है, ये आपको बताना है। किस पे जो है संस्कृति के वहन का पूरा जिम्मेदारी दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। अनुच्छेद 351 में ये बातें जो है कहा गया है, अनुच्छेद 351 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 26वां प्रश्न है, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय के कुछ पुराने पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। उपयुक्त कथन किसका है। यह जो कथन है किसका है आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। ये जो कथन है रामचंद्र शुक्ल का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 27वां प्रश्न है, रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। कौन सी रचना किसके हैं। तो सबसे पहले देखिए काव्य प्रकाश जो है चिंतामणि का है, रसराज मोतीराम का है, रस विलास जो है देव का है, रस सारांश जो है भिखारी दास का है। तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विकल्प घ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, ये सारे जो है रीतिकालीन ग्रंथ हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 28वां प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है आपको बताने हैं। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। सरहपाद या सरहपा को माना है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 29वां प्रश्न है, आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है। आदिकाल के किस कवि की भाषा हिंदी के जो वर्तमान रूप हैं उसके सर्वाधिक निकट पाए जाते हैं। आपको ये जो प्रश्न है देखना है, इसका जवाब देना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। अमीर खुसरो हैं, उन जो है खड़ी बोली का ज़्यादा प्रयोग किए हैं, खड़ी बोली का प्रयोग किए हैं जो वर्तमान हिंदी के काफ़ी नज़दीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोग जो है वीडियो को लाइक कीजिए और जो है शेयर करते रहिए ग्रुप में, ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें और हम जो है दुगने उत्साह हो सकें।
तो आप लोग जो है वीडियो को शेयर करते रहिए। आपके लिए जो है इतना मेहनत करके हम वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोग का जो है अच्छे ढंग से तैयारी हो सके। तो आप लोगों पे जिम्मेदारी बनती है कि आपको क्या करना है। और दूसरी बात है, जितने PDF दिए गए उसका बार बार जो है रिवीजन करें, और आपके पास जो व्याकरण है उस पुस्तक को भी देखिए, क्योंकि व्याकरण के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसी को हम लोग देखेंगे। तो आपके पास जो है उसको देखते रहिए ताकि आप लोग का तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। और बीच बीच में जो है सरस्वती पांडे का जो किताब बताया गया है हिंदी का, उसको भी देख लीजिएगा ताकि आपकी तैयारी अच्छी ढंग से हो सके। और अगर आपके पास कोई प्रैक्टिस सीट है तो उसको भी बना सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। समय को आप जो है सही ढंग से जो है मैनेज कीजिए। समस्या आपके पास है तो उसको जो है साइड कीजिए और 20 दिन अपने आप को तैयारी में लगा दीजिए, क्योंकि ये 20 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये 20 दिन की बदौलत आपकी ज़िंदगी जो है खुशहाल और सुखमय हो सकती है। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप किस ढंग से तैयारी कर सकते हैं। 30वां प्रश्न है, सही सुमेलित नहीं है, वो आपको देखना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, परमात्मा प्रकाश चंद्रदाई बिल्कुल गलत है। संदेश राग अब्दुल रहमान सही है। जयचंद प्रकाश भट्ट केदार का है, ये भी सही है। प्रबंध चिंतामणि मेरित उनका ये भी सही है। तो यहाँ सभी इसका जो है सुमेलित नहीं है। विकल्प का हो जाएगा परमात्मा का प्रकाश जो है चंद्रदाई का नहीं है, ये जो है जो इंदु का है। तो इसका सही आंसर विकल्प का हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 28वां प्रश्न है, ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ जो ग्रंथ दिए गए हैं उसके उनके रचनाकारों के साथ सही जो है सुमेलित करना है। तो सही सुमेलित आपको करना है, कौन सा किसका होगा ये आपको देखना है। तो सबसे पहले देखिए, ज्ञानबोध जो है मरुकदास का है। शब्द सागर जो है बुल्ला साहब का है। हरडेबानी जो है दद्दू दयाल का है। सर्वांगी जो है रजब का है। देख लीजिए कौन सा सही है। तो विकल्प ख सही हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? सहजोबाई किस शाखा के रचनाकार हैं? ये जो है SCRT में भी आपको पढ़ना है, वहीं से मैंने ये प्रश्न को बनाया है। हम लोग जो है NCERT जो पुस्तक है उसको जो है प्रैक्टिस सेट में देख लेंगे। SCRT पढ़ा दिया गया है, तो अब कोई कमेंट करके ये ना कहें कि SCRT पढ़ा दीजिए सर, क्योंकि हम उसको पढ़ा दिए हैं और नोट्स भी आप लोगों को भेज दिया गया है। और NCERT जो है उसको हम लोग MCQ में देख लेंगे, और बहुत होगा तो अंत में एक मैराथन जो है NCERT का देख देंगे, उसमें सारी चीज़ें जो है समाहित कर देंगे। क्योंकि जो रचनाकार जो है SCERT में पढ़ना है, लगभग 75% वही रचनाकार को NCERT में भी पढ़ना है। तो हम लोग उनसे संबंधित SCERT में टॉपिक देख लिए हैं। जो कुछ छूटा हुआ है उसको हम लोग प्रैक्टिस सेट में देख लेंगे, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। हम लोग सारी चीज़ों को देखेंगे। पिछले बार SCERT NCERT से एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया था, तो मैं हिंदी साहित्य पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, लेकिन उसको भी साथ लेके चलेंगे। क्या पता हो सकता है वहाँ से भी प्रश्न पूछते, तो मैं सारी चीज़ों को साथ लेके चलूँगा। आपको जो है चिंता करने की बात नहीं है। प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन आपके स्तर का बनाया गया है, जैसे तैसे नहीं बनाया गया है, ताकि आप लोगों का तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। आप लोग खुद देख सकते हैं कि प्रश्नों का स्तर क्या है। सहजोबाई किस शाखा की जो है रचनाकार है आपको बताने हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। ज्ञानश्री शाखा के कवि हैं। ज्ञानश्री में जो है निर्गुण धारा के जो है 2 भाग हैं, प्रेमाश्रयी और ज्ञानाश्रयी, उसी में ये ज्ञानश्रयी शाखा के कवि हैं। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इनमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुए, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। उपयुक्त कथन किसका है? उपयुक्त जो कथन है किसका है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो यहाँ देखिए, इंद्रावती नूर मोहम्मद का बिल्कुल सही है। हंस जवाहिर कासिम शाह का है, बिल्कुल सही है। चित्रावली उस्मान का है, ये भी सही है। मधुमालती कुतुबन का नहीं है, ये जो है मंझन का है। तो ये जो है सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य जायसी का नहीं है? कौन सा काव्य जायसी का नहीं है आपको बताना है। तो कहरनामा भी है, कन्हावत भी है, मिर्गावती नहीं है, मानसरनामा है। तो मिर्गावती किसकी है? कुतुबन की रचना है। कुतुबन की रचना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
36वां प्रश्न है, उन्होंने सामान्य हृदय तत्व की सृष्टि व्यापनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षु सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन किसके बारे में कहा है? यह जो कथन है रामचंद्र शुक्ल का किसके बारे में कहा गया है आपको बताने हैं। विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख है, जायसी के बारे में ये सारे चीज़ लिखते हैं, क्योंकि अपनी रचना में ये पशु पक्षी जो हैं सारे को जो है सृष्टि में रहते हैं, यानी अपनी रचना में रहते हैं। तो इसलिए जो है रामचंद्र शुक्ल उनके बारे में ये कथन कहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 37वां प्रश्न है, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य में क्षणारीन, अभिधा उत्तम काव्य है मध्य दक्षिणारीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। उपयुक्त पंक्ति किसकी है? ये जो पंक्ति है किसकी है आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। देव की ये पंक्ति है। देव जो हैं रीतिकालीन कवि हैं, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। तुलसी गंग दुबो है सुकविन के सरदार, यह कथन किसका है? तुलसी गंग दुबो है सुकविन के सरदार, यह कथन किसका है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। भिखारी दास की ये पंक्ति हैं जो तुलसी और गंग कवि को सभी कवि के सरदार यानी कवियों में श्रेष्ठ बताते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्न प्रस्तोता को रीतिकार के नामकरणों के साथ सुमेलित कीजिए, यानी आपको जो सुमेलित करना है कि कौन से प्रस्तोता हैं जो अपने रीतिकार को अपने अपने ढंग से नाम दिए हैं। तो सबसे पहले देखिए कलाकार जो हैं वो किसका दिया हुआ है? तो इसका जो है रामाशंकर शुक्ल रसार का है। अलंकृतकार जो है मिश्र बंधु का है। श्रृंगार जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। अंधकार जो है त्रिलोचन का है। अब देख लीजिए कौन सा सही होगा। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। भाषा भूषण का विवेच्य है, यानी भाषा भूषण में किसका जो है विवेचना किया गया है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। अलंकार का विवेचना किया गया है। भाषा भूषण जो है जसवंत सिंह का काव्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? रीतिकालीन जो भूषण कवि थे उनको कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी आपको बताना है। प्रश्न आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। सोलंकी राजा जो रुद्रशाह थे वही प्रदान किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। राखी बंद भाई कहानी का प्रकाशन वर्ष है। राखी बंद भाई कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है आपको बताने हैं। विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा। 1909 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। इसके जो रचनाकार हैं वृंदावन राज वर्मा हैं। वृंदावन राज वर्मा जो हैं ये कहानी के रचनाकार हैं। तो ये चीज़ों को हो सकता है यहाँ से रचनाकार का नाम पूछ दे, तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। आप लोगों के पास जो नोट्स दिया गया है बार बार जो हम कह रहे हैं उसका रिवीजन कीजिए। हम आपसे जो है निवेदन कर रहे हैं कि आप उसका बार बार रिवीजन कीजिए और जो सेट दिया गया है उसका 1-2 बार जो है अभ्यास कीजिए ताकि प्रश्न आपके दिमाग में आ सके। क्योंकि मैं जो भी सेट में प्रश्न दे रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे भी आई प्रश्न समझ सकते हैं। तो आप लोग 2-4 बार उसका जो है रिवीजन कीजिए, 2-4 बार प्रैक्टिस सेट कीजिए। जो प्रश्न आपसे नहीं बनता है उसका जो है 1-2 बार देखिए कि क्या आंसर है ताकि चीज़ें समझ में आ सके। क्योंकि मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके लिए संग्रहित करता हूँ ताकि आप लोगों का तैयारी बेहतर हो सके। तो आप लोग जो है उसको बार बार देखिए। 43वां प्रश्न है, कवि वचन सुधा पत्रिका कहाँ से निकलती थी? कवि वचन सुधा पत्रिका कहाँ से निकलती थी आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा। काशी से ये पत्रिका जो है निकलती थी। काशी से ये पत्रिका निकलती थी, विकल्प का सही हो जाएगा। अब जो है कवि वचन सुधा के कौन थे संपादक? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र से निकालते थे। 1868 ईस्वी में इसका जो है स्टार्ट किया गया था। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 44वां प्रश्न है, प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी कौन है
आपको बताना है प्रेमचंद की पहली हिंदी कहानी। यहाँ प्रश्न को अच्छे से देखिए, हिंदी कहानी पूछ रहा है। पहले उर्दू में वो कहानी नहीं लिखते थे, लेकिन हिंदी में पहली कहानी कौन सी उसका जो है प्रकाशित हुई थी, कौन सी कहानी जो है हिंदी में लिखा गया था, पहली बार उनकी हिंदी में कौन सी कहानी प्रकाशित हुई थी, उसका आप लोग जवाब दीजिए। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा। सौत कहानी हिंदी में प्रकाशित होने वाली पहली कहानी है, जिसका प्रकाशन 1915 ईस्वी में हुआ था। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। नकेनबाद में किस राज्य के 3 कवि थे? नकेनबाद जो चलाया गया था, नकेनबाद जिसे परपद्यवाद भी कहा जाता है, परपद्यवाद भी कहा जाता है, परपद्यवाद भी कहा जाता है, इसमें जो है किस राज्य के 3 कवि थे? तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा, बिहार के थे, जिसमें नरेंद्र बिरचंद शर्मा, केसरी प्रसाद और नरेश जो है तीनों शामिल थे। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीराज शुक्ल और मणिकांत को किस वर्ष का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? यानी किस वर्ष का जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार इन दोनों को दिया गया था, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, 1909 में दिया गया था, 1909 का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। झबरा कुत्ता प्रेमचंद के किस कहानी का पात्र है? झबरा कुत्ता जो है प्रेमचंद के किस कहानी का पात्र है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं। मैंने प्रश्नों को SCRT NCERT दोनों को समाहित करते हुए ये जो है प्रैक्टिस सेट बनाया है, ताकि सारी चीज़ एक साथ हो सके। तो आपको वीडियो के अंत तक देखना है, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, पूस की रात कहानी का पात्र है। इसमें और जो है पात्र हैं हरकू, मुन्नी और एक जमींदार साहूकार रहता है जिसका नाम सहना रहता है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 48वां प्रश्न है, प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया है जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया। यह कथन किसका है? यह जो कथन है किसका है? तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। कविता क्या है सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है? कविता क्या है सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशन हुआ था। कविता क्या है 1909 ईस्वी में जो है प्रकाशन हुआ था। ये जो है रामचंद्र शुक्ल जी का जो है निबंध है। कविता क्या है, ये कौन से संकलन में संयुक्त चिंतामणि भाग 1 में जो है संकलित किया गया है, भाग 1 में चिंतामणि। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 50वां प्रश्न है, हरिशंकर परसाई को 1982 ईस्वी में किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार हरिशंकर परसाई को 1982 में किस पुस्तक के लिए दिया गया, आपको बताने हैं। विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, विक्रांत श्रद्धा का दौर पुस्तक के लिए दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती किसका निबंध है? भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती किसका निबंध है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का ये निबंध है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 52वां प्रश्न है, कैदी की पत्नी कृति के लेखक हैं। कैदी की पत्नी कृति के लेखक कौन है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, रामवृक्ष बेनीपुरी जी का ये रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वे दिन वे योग संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन है? वे दिन वे योग किसकी रचना है, आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका सही आंसर विकल्प घ हो जाएगा, निर्मल वर्मा की ये रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक देखिए और अंत में हमें बताइए कि आपका कितना 80 में सही हुआ है, ताकि हम समझ सके कि आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा है या नहीं। और आप लोगों के पास जो है समय अब मात्र 20 दिन है, तो अच्छे से आप लोगों को तैयारी करना है, चीज़ों को देखना है। जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन पे ध्यान दीजिए और प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये दोनों जो चीज़ जो है आपको मजबूत करना होगा, रिवीजन और प्रैक्टिस, ताकि आप लोग प्रश्नों को जानते हुए गलत आंसर ना कर सकें।
तो चीज़ें को जो है नोट्स दिया गया है, रिवीजन कीजिए। पुस्तक है, पुस्तक का भी देखिए, और प्रैक्टिस सेट जो दिया गया है उसका 1-2 बार जो है हर एक को बना दीजिए ताकि आप अच्छे से स्कोर कर सकें। जुलूस रुका हुआ रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर विकल्प जो है ग हो जाएगा, विवेक की राय का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न देखते हैं। वह सफ़र था कि मुकाम था, किसकी रचना है? वह सफ़र था कि मुकाम था, किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर विकल्प क हो जाए, मैथिली पुष्पा की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। सुंदरी किस नाटक का प्रमुख पात्र है? सुंदरी जो है किस नाटक का प्रमुख पात्र है आपको बताने हैं, विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, रहरो के राजहंस का पात्र है, जिसका प्रकाशन 1963 में हुआ था। ये जो है मोहन राकेश का नाटक है, आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। चंद्रगुप्त नाटक में कुल गीतों की संख्या कितनी है? चंद्रगुप्त नाटक में कुल जो है गीतों की संख्या कितनी है आपको बताने हैं, विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, 13 गीतों को समाहित किया गया है। आपको चंद्रगुप्त नाटक का एक वीडियो बना दिया गया है, आप वहाँ जाके ये सारी चीज़ों को देख सकते हैं, क्योंकि जो महत्वपूर्ण नाटक था उसको बना दिया गया है एक वीडियो, और 1-2 नाटक और बाकी महत्वपूर्ण उसको भी वीडियो बना दिया जाएगा। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे नाटक से संबंधित जो वीडियो हैं वो वहाँ से देख सकते हैं, तो आप वहाँ से देखकर चीज़ें को समझ सकते हैं। क्योंकि पिछले बार चंद्रगुप्त नाटक का जो है एक प्रश्न जो है 2 प्रश्न पूछा गया था पीजीटी में, और टीजीटी में 1 प्रश्न पूछा गया था, तो ये महत्वपूर्ण नाटक हो जाता है, तो आपको देखनी चाहिए ताकि आप लोग गलत आंसर ना कर सकें। तो आप लोग जो है वीडियो अपलोड वहाँ किया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अभिनव गुप्त किस रस सूत्र के व्याख्याता हैं? आपको बताना है अभिनव गुप्त किस रस सूत्र के व्याख्याता हैं। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, अभिव्यक्तिवाद। अभिव्यक्तिवाद जो है रस सूत्र उसके व्याख्याता हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। कौरवी किस हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है? कौरवी जो उपभाषा किस अंतर्गत आती है, उपभाषा के किस उपभाषा के अंतर्गत आती है आपको बताना है। कौरवी जो बोली है किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी जो है उसी के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में भाषाओं का उल्लेख किया गया है? यानी भारत के संविधान में किस भाग में जो है भाषाओं का उल्लेख किया गया है आपको बताना है, विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, भाग 17 के अंतर्गत समाहित है। चलिए अब जो है व्याकरण वाले सेक्शन है, व्याकरण से 20 से 22 प्रश्न पूछा जाता है, तो हम जो 20 प्रश्नों को यहाँ व्याकरण से समाहित किए हैं ताकि आप लोगों को व्याकरण बनाने का आदत पड़ सके। हम ये नहीं कहता कि व्याकरण की ये प्रश्न आएगा, क्योंकि व्याकरण के जो है विशाल जो है क्षेत्र हैं, हो सकता है यहाँ से प्रश्न आए, लेकिन ये जो है आदत पड़ने के लिए हम सिर्फ यहाँ प्रश्नों को संकलित किए हैं ताकि आपका तैयारी अच्छे ढंग से हो सके और व्याकरण बनाने की आदत से रख सके। हम आप में आदत विकसित करने के उद्देश्य से यहाँ ये प्रश्नों को समाहित कर रहे हैं। व्याकरण का जो सेक्शन है उसको जो महत्वपूर्ण सेक्शन है उसको हो सकता है कल से हम लोग टॉपिक स्टार्ट करें। प्रत्येक दिन एक एक टॉपिक जो है देखकर 5 से 6 टॉपिक में व्याकरण के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको हम लोग खत्म कर देंगे। उसके बाद जो है सिर्फ प्रैक्टिस सेट चलेगा, और जो महत्वपूर्ण टॉपिक है नाटक और उपन्यास से संबंधित, कथन से संबंधित, उसको हम लोग देख लेंगे। और अंत के दिन में हो सकता है एक मैराथन करके हम लोग लगभग 500 प्रश्नों को एक साथ देखेंगे। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, हम आपके सफलता की हर दृष्टि से प्रयास कर रहे हैं, भरसक कोशिश कर रहे हैं कि आपका अच्छा जो है क्वेश्चन दे सकें, आपके लिए अच्छे प्रश्नों को जो है समाहित कर सके प्रैक्टिस सेट में। परिताप शब्द का अर्थ है, परिताप जो शब्द है उसका क्या अर्थ है आपको बताना है, विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, संताप होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। जगदीश में कौन सी संधि है? जगदीश में कौन सी संधि है आपको बताना है, विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, व्यंजन संधि है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। काम का प्रतियुक्त शब्द अर्थ नहीं है, यानी काम शब्द का कौन सा अर्थ नहीं हो सकता है आपको वो बताना है। प्रश्नों को अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, ताकि सही आंसर दे सकें। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, स्वाभाव नहीं होगा, कामना भी होगा, काम भी होगा, इच्छा भी, तीनों जो है काम का अर्थ में, काम के जो है प्रत्युक्त अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है आपको बताना है। बहुत ही आरामदायक प्रश्न है, बहुत ही हल्का प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, व्यभिभाव समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ है, यानी 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का क्या अर्थ है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो पहला देखिए विकल्प है अलगाव की स्थिति, दूसरा है अधिक व्यक्ति होने से काम बिगड़ना, खराब खाना बनाना, आवश्यकता से अधिक सामान का होना। इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा, अलगाव की स्थिति। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मूर्धन्य वर्ण नहीं है, मूर्धन्य वर्ण कौन सा नहीं है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, ज। आप लोग जो है वर्णों का उच्चारण स्थान, अंतस्य वर्णन वर्ण, ये सारी चीज़ों को आप लोग देखिएगा व्याकरण में, ताकि एक दो प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जाएंगे उसका जो है आप लोग अच्छे से आंसर कर सकें। इस तरीका के जो प्रश्न है उच्चारण से संबंधित, ये जो है टीजीटी यानी 6 to 8 में ज़्यादा प्रश्न पूछा जा सकता है, पीजीटी में बहुत कम चांस है इस तरह के प्रश्न पूछने का। तो आप लोग जो टीजीटी की तैयार कर रहे हैं, ये जो सेक्शन है बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो इसे देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। मातृनाम का संधि विच्छेद है, मातृनाम का जो है संधि विच्छेद कौन सा सही है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ख हो जाएगा, मातृपदसरी नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। खिड़की का पर्यायवाची शब्द है, खिड़की का कौन सा पर्यायवाची शब्द है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा, वातायन जो है खिड़की का पर्यायवाची शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वाक्य है, कौन सा शुद्ध वाक्य है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अति उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, कौन सा जो शब्द है अति उपसर्ग से नहीं बना है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, अनुरूप जो है अति उपसर्ग से नहीं बना है। बाकी तीनों शब्द अतियुक्ति, अतिक्रमण, अतिरिक्त, तीनों अति उपसर्ग से बना हुआ है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आर्द्र का विपरीतार्थक शब्द है, आर्द्र का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो आर्द्र माने होता है नमी, तो इसका हो जाएगा शुष्क, विकल्प का सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामू घर से निकलता है में कौन सा कारक है। रामू घर से निकला, रामू घर से निकला में कौन सा कारक है आपको बताना है। तो यहाँ देखिए जुदाई हो रहा है, तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, अपदान कारक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेपाली शब्द में कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है। नेपाली जो शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, ई प्रत्यय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तत्सम है, इनमें से कौन सा शब्द जो है तत्सम है। व्याकरण में जो है छोटा छोटा प्रश्नों के माध्यम से आपको विस्तृत अर्थ देता है, तो प्रश्न जो है समझ कर पढ़िएगा, क्योंकि इस तरीका से प्रश्न में उलझाया जाता है। तो तत्सम है, कौन सा जो है तत्सम है आपको बताना है, यानी कौन सा तत्सम शब्द है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प क हो जाएगा, कर्म जो है तत्सम शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। सुरेश विद्यालय जाता है और मन लगाकर पढ़ता है, वाक्य है, कैसा वाक्य है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा, संयुक्त वाक्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। शुद्ध शब्द है, कौन सा शब्द शुद्ध है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा, परिणति। इस तरीका से लिखा जाएगा, ये जो है शुद्ध है, इसका अर्थ होता है परिणाम, परिणाम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं, रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं, कितने भेद हैं आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा, 3 भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आधा तितर आधा बटेर का अर्थ है, ये जो मुहावरा है इसका क्या अर्थ है। आधा तितर आधा बटेर, तो इसका जो सही आंसर है विकल्प खा, अनमेल वस्तुओं का संयोग। आधा तितर आधा बटेर, अनमेल वस्तुओं का संयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। वर्ण में संधि हो जाने से, वर्ण में संधि हो जाने से क्या होता है। वर्ण में संधि हो जाने से क्या होता है, प्रश्न को पढ़िए समझिए। तो इसका जो सही आंसर है नई ध्वनि बनती है।
वर्ण में संधि हो जाने से एक नई ध्वनि बनती है। विकल्प घ सही हो जाइए। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 80वां प्रश्न देखते हैं। हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक है, यानी कौन से वर्ण के लिए अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रश्न देखिए किस तरीका से घुमाया गया है। तो इसी तरीका से बीपीएससी जो है प्रश्नों को घुमाता है। तो आप लोग प्रश्नों को अच्छे से समझिएगा, उसके बाद उसका जवाब दीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा, या जो नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण जो प्रैक्टिस सेट था आप लोगों के लिए मैंने प्रस्तुत किया। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपके तैयारी में ये जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आप लोगों का जो है कितना सही हुआ है आप लोग जो है कमेंट करके हमें बताइएगा, ताकि हम समझ सकें कि आपका जो है कैसा तैयारी चल रहा है। और दूसरी बात है, ईमानदारी से हमें बताइएगा। झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपका ही दौर सुनने वाला है। तो आप लोग ईमानदारी पूर्वक हमें बताइएगा कि मेरा इतना सही हुआ है। कमेंट करके अंत में हमें बताइए कि आपका कितना सही हुआ है। और अगर आप मेरे सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास के नाम से, प्रैक्टिस सेट के नाम से, और बिहार बोर्ड जो है SCRT के नाम से जो है प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ से सारे जो है वीडियो देख सकते हैं। तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और जो है टेलीग्राम चैनल पे प्रत्येक दिन जो है क्यूज करवाया जाता है एक एक प्रश्न का, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न वो है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़कर जो है अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकता है। और यूट्यूब पे जो है कम्युनिटी में प्रत्येक दिन जो है एक प्रश्न का जो है पोस्ट किया जाता है, तो उसको भी आप लोग आंसर कीजिए और समझिए। वहाँ जो है डिटेल में उसका बताया हुआ रहता है, तो वहाँ से भी आपका तैयारी अच्छे ढंग से हो सकता है। तो सारी चीज़ों को मैं एक साथ कर रहा हूँ, हर एक दृष्टि से आपका तैयारी को ध्यान में रखकर मैं चीज़ें को समाहित कर रहा हूँ। तो आप लोग इसको वीडियो के दो है देखिए, चीज़ें को समझिए और जो है हमसे जुड़े रहिए। अगर आप लोग जो है हमें मेरा जो क्लास हुआ है अभी तक सारा का PDF पाना चाहते हैं तो 249 रुपया हमारे नंबर पे आपको जो है पेमेंट करना होगा। मेरा नंबर है 72 61 81 53 07। मेरे इस नंबर पे आप लोग फ़ोन पे या गूगल पे या पेटीएम करके उसका स्क्रीनशॉट मेरे इसी नंबर पे जो है पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि हम जो है आपको PDF प्रोवाइड करवा सकें। तो आप जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं जल्दी से 249 रुपया पेमेंट करके जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अपनी तैयारी को जो है अच्छे ढंग से पूरा कर सकते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है। तो जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं जल्दी से करवा दें। मेरा नंबर है 72 61 81 53 07। इस पर आप लोग गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम करके उसका जो है स्क्रीनशॉट हमारे इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। तो इधर से हम आपके व्हाट्सएप पे PDF जो है प्रोवाइड करवा देंगे। जितना अभी तक क्लास हुआ है, जितना अभी तक प्रैक्टिस सेट हुआ है और जितना होगा सारे को जो है एग्जाम तक मिलता रहेगा PDF। तो आप लोग जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं जल्दी से करवा दें। तो आप लोग मेरे चैनल पर बने रहें और हमसे जुड़े रहें, ताकि आपका तैयारी अच्छे ढंग से हो सके और जो नोट दिया गया है उसका जो है रिवीजन करते रहें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ यूं ही जुड़े रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।